हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉबवेब थ्योरम, जिसे कॉबवेब मॉडल भी कहा जाता है या हम कहें इसे कॉबवेब मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल भी कहा जाता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर का एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक माना जाता है और जो इम्पोर्टेंट माना जाता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर, जो इम्पोर्टेंट ब्रांच मानी जाती है इकोनॉमी की, जिसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिसे कॉबवेब थ्योरम कहा जाता है। जिस तरह से हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में जिस तरह से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसके कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया, जिसे शुल्स थ्योरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, लेविस थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शुम्पीटर्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फेरेनिस मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मेलर्स मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बोसरफ मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उसी तरह से इन सभी जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, उतना ही इम्पोर्टेंट कॉबवेब थ्योरम को दिया गया है और इसकी वजह से ही ये थ्योरी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होने वाले साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को समझने के लिए और उस पर स्टडी करने के लिए ही ये कॉबवेब थ्योरम को इम्पोर्टेंट माना जाता है, जहाँ पे कॉबवेब थ्योरम को कई इकोनॉमिक्स ने इंडिपेंडेंटली यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश की और इस सेक्टर के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, इनमें होने वाले साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को किस तरह से यहाँ पे अप एंड डाउन्स क्रिएट होते हैं, फ्लक्चुएशन क्यों होते हैं, इस पे स्टडी करने के लिए यहाँ पे तीन यहाँ पे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसमें हेनरी शुल्स थे, यूएसए से रिलेट करते थे, जैम टिम्बरजन जो नीदरलैंड से थे और अल्थर्स हनाउयू जो इटली के थे। इन तीनों इकोनॉमिक्स ने अपनी अपनी यहाँ पे स्टडी को यहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन इस कॉबवेब थ्योरम में दिए हैं, जो इंडिपेंडेंटली उन्होंने तीनों ने यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बट इसके आगे जाके जहाँ पे कॉबवेब थ्योरम यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे अब बिजनेस साइकिल इस मेथड के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश प्रोफेसर निकोलस कार्डन इन्होंने 1934 में देने की कोशिश की और इसके वजह से ही इस थ्योरी को, या हम समझे इस थ्योरी को, एक नई पहचान मिली, कॉबवेब मॉडल ऑफ बिजनेस साइकिल। कॉबवेब को ये जनरली हम उसका मीनिंग मानते हैं, जो मकड़ी का जाला होता है, इससे हम उसको रिलेट करते हैं और इससे ही ये रेफरेंस लेके इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देख के ही यहाँ पे इस थ्योरम को ये कॉबवेब नाम देने की कोशिश की गई है। जिस तरह से मकड़ी अपने इंसेक्ट्स को पकड़ने के लिए, जो कैच करने के लिए ये ट्रैप करती है, जो कॉबवेब क्रिएट करती है, और इससे ही सिमिलर जो सेम मॉडल यहाँ पे नेम देने की कोशिश की गई है। तो हम कहें जिस तरह से मकड़ी अपना जो इंसेक्ट है इनको पकड़ने के लिए जिस तरह से कॉबवेब यहाँ पे क्रिएट करती है, उसी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होने वाले फ्लक्चुएशन को दिखाने के लिए ये डायग्राम उसी तरह से कॉबवेब की तरह ही दिखती है। इसीलिए सेम कंडीशन की तरह यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में दिखाई देती है। तो इसी की वजह से ही, इस रीज़न से ही इस थ्योरी को कॉबवेब मॉडल या हम कहें कॉबवेब थ्योरम कहा गया है। इस तरह से हम देखें कि इकोनॉमी के अंदर ये एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं ये इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, जिसमें कई कंट्री यहाँ पे टू सेक्टर या हम कहें कि एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड होती है। तो ऐसे कंट्री में अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अगर हम मान लेते हैं कि अगर फार्मर अगर अपना प्रोडक्शन लेने के लिए कोई डिसीजन लेता है, तो ये डिसीजन अगर उसने प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस किए कि वो प्रोडक्शन कम ले या ज़्यादा ले, तो इसका इम्पैक्ट ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे होता है और उसकी प्राइस ये चेंज हो सकती है, या हम कहें प्रोडक्शन बढ़ाए या घटाए तो इसका इम्पैक्ट ये प्राइस पे डिपेंड होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या हम कहें ये जो कॉबवेब थ्योरम है, थ्योरम के अंदर प्राइस को इम्पोर्टेंट दिया गया है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ती है, तो ये बढ़ने की वजह से ही वो फार्मर उसका प्रोडक्शन लेने के लिए जो कल्टीवेशन है ये कल्टीवेशन बढ़ाएगा और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा लेगा। अगर हम इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि अगर प्राइस अगर किसी कमोडिटी की अगर कम होती हुई दिखाई देती है, तो फार्मर अपना प्रोडक्शन कम करता है, कल्टीवेशन कम करने के साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी कम होने की वजह बन जाती है। तो ये रिलेट करता है उस कमोडिटी को, उसकी प्राइस क्या है
अगर प्राइस बढ़ते हैं तो इसके पॉजिटिवली यहाँ पे फार्मर प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अगर प्राइस घटते हैं तो फार्मर अपना प्रोडक्शन कम करता हुआ ही दिखाई देगा। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे प्राइस को माना गया है और कई यहाँ पे जो फैक्टर है इसे इग्नोर करते हुए ही दिखाई देता है। बट अगर हम समझें कि सप्लाई ये इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो सप्लाई बढ़ाना है या घटाना है, ये कोई एक बटन या स्विच नहीं है, स्विच से द्वारा यहाँ पे प्रोडक्शन ऑन किया और ऑफ किया, ये इतना पॉसिबल नहीं होता है। अगर सप्लाई में अगर चेंज होता है तो ये चेंज होने की वजह यहाँ पे प्रोडक्शन कम हो या ज़्यादा हो ये रिलेट करता है। तो अगर हम मानते हैं कि अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो घटाना है, तो इसमें एक प्रोसेस होता है, एक टाइम लैग, एक कंडीशन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो ये प्रोडक्शन बढ़ाए घटाए ये कोई स्विच पे डिपेंड नहीं है, इसमें प्रोडक्शन बढ़ाने और घटाने में एक टाइम समय लग सकता है और ये समय को ही यहाँ पे इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। अगर हम मान लेते हैं कि किसी भी कमोडिटी की जो प्रोडक्शन है ये बढ़ाना है, मतलब हमें सप्लाई बढ़ाना है, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन भी यहाँ पे बढ़ाना होगा। और अगर सप्लाई अगर किसी कमोडिटी का अगर कम करना है तो ये प्रोडक्शन उसका ही कम करना होगा। तो ये मानना पड़ेगा कि हमें जब सप्लाई बढ़ता है तो बढ़ने की वजह है प्राइस बढ़ती है, जो पॉजिटिवली इंडिकेशन देती है। बट अगर सप्लाई कम करना है तो ये पॉजिटिवली इंडिकेट नहीं करती, ये नेगेटिवली करती है और लेट करती है। तो इसकी वजह से ही जब सप्लाई कम करने की कोशिश होती है ये इंस्टेंट नहीं होती, इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर होने वाले चेंजेस को समझने की कोशिश धीरे धीरे हो सकती है। जो पॉजिटिवली होता है वो डायरेक्टली इंडिकेशन देता है, बट यहाँ पे जो नेगेटिवली होता है, सप्लाई कम करना है, उसका इंडिकेशन लेट मिलता है। तो ये प्रोसेस जो सप्लाई बढ़ाना है घटाना है, इसमें टाइम का एक इम्पॉर्टेंट वैल्यू लगती है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए टाइम लग सकता है, या ये डिपेंड करता है कि जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्शन लेने की जो टाइम है ये कितना ज़्यादा लग सकता है, कम लग सकता है, ये डिपेंड करता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट कौन सा है। तो ऐसे कई प्रोडक्ट होते हैं जो एक टाइम पीरियड के अंदर, या हम कहें 1 ईयर के टाइम पीरियड में ही वो प्रोडक्ट लेते हैं, या हम कहें कि ऐसे भी कोई प्रोडक्ट होते हैं जो साल में 2 बार ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ जो डेवलपिंग कंट्री होती है, ये डेवलपिंग कंट्री जो बेस करती है एग्रीकल्चर सेक्टर, ये इनका इम्पोर्टेंट सेक्टर माना जाता है और वो साल में एक बार ही बड़ा प्रोडक्शन लेने की कैपेसिटी रखते हैं। इसी को ही यहाँ पे आगे लेके जाते समय हम समझते हैं कि अब अगर हम सपोज़ करते हैं कि किसी फार्मर ने अगर उसने डिसीजन लिया है कि अगर आज के डेट में अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है, फ्यूचर में भी आगे जाके ये और भी बेहतर बेनिफिट देने वाली होगी, तो आज के डेट पे ये फोकस करेगी और इससे ही प्राइस आगे जाने वाले फ्यूचर में उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ने वाली है, इसको ही नज़र रखते हुए जो फार्मर है यह अपना प्रोडक्शन बढ़ाता है। प्रोडक्शन बढ़ाने की वजह से ही यहाँ पे सप्लाई बढ़ता है और सप्लाई इस तरह से बढ़ जाता है कि एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ पे सप्लाई और डिमांड इनमें इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और ये इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से ही, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन लिया गया और सप्लाई और भी ज़्यादा बढ़ गया, पर उसको डिमांड नहीं है, सप्लाई तो कर दिया बट उसको डिमांड नहीं होने की वजह से, इम्बैलेंस होने की वजह से ही यहाँ पे उस कमोडिटी की प्राइस गिर सकती है और गिरने की वजह फिर यहाँ पे प्रोडक्शन कम लेने की वजह बन जाएगी। इसके अपोजिट हम मान लेते हैं कि अगर सपोज़ फार्मर आज के टाइम पीरियड के अंदर अगर डिसीजन करता है कि फ्यूचर में जाने वाली जो प्राइस है इस कमोडिटी की अगर डिक्लाइन करने वाली है और ये और भी बेहतर तरीके से सुधरने की सिचुएशन नहीं है और ये प्राइस और गिरावट हो सकती है, तो ये प्रोडक्शन फार्मर के द्वारा कम लिया जाता है। तो यहाँ पे जब प्रोडक्शन यहाँ पे कम लिया जाएगा तो सप्लाई यहाँ पे कम होगा। तो अगर हम देखें सप्लाई और डिमांड इनमें इम्बैलेंस फिर से क्रिएट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, बट यहाँ पे डिमांड जितनी बढ़ती है उतनी सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होने की वजह से फिर यहाँ पे उस जो कम होने वाले जो प्रोडक्शन है, सप्लाई है, इनकी प्राइस उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है और इससे ही यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह बन जाती है। तो इसको ही हम कहेंगे। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होने वाले अप्स एंड डाउन्स को यहाँ पे हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन
इन एग्रीकल्चर सेक्टर मानते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से आउटपुट और प्राइस इनमें क्या रिलेशनशिप है और किस तरह से यहाँ पे फार्म जो प्रोडक्ट होते हैं ये किस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं और उनका आउटपुट और किस तरह से प्राइस, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट माना जाता है जो एग्रीकल्चर फार्म से ही रिलेट करेगा। और ये बेस करता है कि किस तरह से लैग कॉन्सेप्ट है, ये लैग कॉन्सेप्ट यही हमें एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होने वाले जो प्रोडक्शन लिए जाते हैं, ये प्रोडक्शन लेने के लिए एक टाइम पीरियड यहाँ पे हमें एक्सपेंड करना पड़ेगा। ये टाइम पीरियड ही यहाँ पे पूरा होने के बाद ही यहाँ पे हम उस प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को एक डायनामिक मॉडल इन एग्रीकल्चर सेक्टर को में ये इम्पोर्टेंट रोल मानते हैं और कई यहाँ पे इकोनॉमिक्स इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अपने अपने तरीके से इस थ्योरी को और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश भी की गई है। और यहाँ पे हम मानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो प्रोडक्ट को यहाँ पे इस थ्योरी में दिए गए हैं, जो लिया गया है, जो प्रोडक्ट है वो है वीट। और वीट से ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से वीट को प्रोड्यूस करने में एक टाइम पीरियड लग सकता है और इसके बाद ही ये अगला यहाँ पे जो प्रोडक्शन लिया जाएगा उसके बाद ही नेक्स्ट ईयर में ये फिर यहाँ पे वीट का प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जाएगी। तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो 1 ईयर का होता है इसमें ही एक प्रोडक्शन लिया जाएगा और उसके बाद ही नेक्स्ट जो प्रोडक्शन लिया जाएगा वो नेक्स्ट ईयर में लिया जाएगा, जो बेस करेगा प्रीवियस ईयर में होने वाले प्राइस, जो कम्युनिटी के प्राइस क्या है, घटे हैं बड़े हैं, इस पे डिपेंड करेगा नेक्स्ट ईयर की प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे हम समझे कि यहाँ पे जो लैग कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हमें सप्लाई साइड में ही दिखाई देगा, जो डिमांड साइड पे नहीं दिखाई देगा। डिमांड साइड यहाँ पे हमें सिर्फ उस कम्युनिटी की प्राइस को ही प्रेजेंट करता हुआ ही दिखाई देगा। जो करंट ईयर है, जो सप्लाई है, ये डिपेंड करता है प्रीवियस ईयर के टाइम पीरियड के क्या प्राइस है, उस पे ही ये सप्लाई यहाँ पे नेक्स्ट ईयर लेने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ पे हम देखें जो करंट डिमांड है, ये डिपेंड करती है प्राइस ऑफ दिस ईयर। जो कमोडिटी की जो प्राइस है, ये प्राइस करंट ईयर पे जो डिमांड की जाएगी उस पे ही निर्भर होती हुई दिखाई देगी। तो हम कहें कि ये जो फ्लक्चुएशंस है ये क्रिएट होने की वजह सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी के प्राइस चेंज होने की वजह से ही हो सकते हैं और अदर जो फैक्टर है इसे इग्नोर किया गया है। सिर्फ और सिर्फ कमोडिटी की प्राइस यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है। तो इस तरह से हम देखें जो प्रोडक्शन लिए जाने वाले जो लेने वाले जो प्रोड्यूसर होते हैं, ये प्रोड्यूसर ये उनका जो प्रोडक्शन लेने के ये डिपेंड करते हैं उस प्रोडक्ट की क्या प्राइस है। अगर ये प्राइस अगर पॉजिटिव होती है तो प्रोडक्शन अच्छा लिया जाएगा। अगर ये जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन अगर नेगेटिवली वर्क करता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ पे प्रोडक्शन कम लेने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से इम्पैक्ट होता है कि किस तरह से उस कमोडिटी की प्राइस क्या है। अगर प्राइस अगर अच्छी रिजल्ट देने वाली होगी या प्रॉफिट देने वाली होगी तो और भी यहाँ पे प्रोडक्शन लेने के लिए प्रोड्यूसर आएंगे और ऑलरेडी जो एग्जिट करते हैं ये और भी और बेहतर तरीके से 2x यहाँ पे प्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट यही माना जाता है कि किस तरह से उस कमोडिटी की प्राइस क्या डिपेंड करेगी, उसकी प्राइस घटेगी या बढ़ेगी। तो ये इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है यहाँ पे जो वेदर होता है, ये वेदर भी यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में और घटने में ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम देख सकते हैं कि वेदर का रोल इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट देखेंगे जो डिमांड फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। तो डिमांड फंक्शन ये वर्क करता है, इसका जो फॉर्मूला है, इसका फंक्शन माना जाता है D फंक्शन ऑफ PT। तो यहाँ पे D फॉर डिमांड, F फॉर फंक्शन, P फॉर प्राइस और T यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट माना जाएगा ये कहेगा करंट ईयर टाइम पीरियड। जो डिमांड को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए करंट ईयर जो टाइम पीरियड है इसको ही यहाँ पे इंडिकेट करता हुआ दिखाई देता है। तो ये डिमांड फंक्शन बनता है D फंक्शन ऑफ PT। तो उसी के साथ जो सप्लाई फंक्शन है इसका फंक्शन किस तरह से वर्क करता है, तो ये फंक्शन वर्क करता है S फंक्शन ऑफ PT-1। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ पे PT-1 जो प्रीवियस ईयर को यहाँ पे रिलेट करता है सप्लाई आज के टाइम पीरियड में किस तरह से होगा। तो यहाँ पे S ये प्रेजेंट करता है सप्लाई, F प्रेजेंट करेगा फंक्शन, P प्राइस को और T-1 प्रीवियस ईयर टाइम पीरियड। इस तरह से यहाँ पे डिमांड और सप्लाई फंक्शन किस तरह से यहाँ पे कॉबवेब
जो थ्योरम है, थ्योरम में किस तरह से वर्क करता है, जो डिमांड है ये डिमांड क्लियरली करंट ईयर को ही प्रेजेंट करता है, और जो सप्लाई है ये सप्लाई यहाँ पे प्रीवियस ईयर जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है आज में प्रोडक्शन लेने के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है अजम्पशन। इस थ्योरी को समझने के लिए इसके अजम्पशन को जानना और इस पे ही बेस करती है ये कॉबवेब थ्योरम, जिसका अजम्पशन को हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो इसके अजम्पशन को देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि ये कॉबवेब थ्योरम किस बेस पे यहाँ पे डिपेंड है। तो इसमें फर्स्ट है, दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन अबाउट द फ्लक्चुएशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है फ्लक्चुएशन को जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट कहता है, दिस थ्योरी एप्लीकेबल टू ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं इससे ही यहाँ पे एप्लीकेबल भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे नज़र नहीं रखते हुए यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं ले सकते। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही यहाँ पे इस थ्योरी लेंगे तो ये वर्क कर पाएगा, जो एप्लीकेबल होगा। थर्ड कहता है कि परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर वर्क करता है, ये हम समझे तो ये और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अगर ये हो सकता है कि अगर प्रोडक्शन प्लान ऑफ द प्रोड्यूसर विल नॉट इफेक्ट इन द मार्केट। अगर कोई भी प्रोडक्शन लेने वाला जो प्रोड्यूसर है ये अगर इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी प्लान करेगा और प्रोडक्शन ज़्यादा या कम लेने की कोशिश अगर करता है तो ये इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट के अंदर, क्योंकि ये जो सप्लाई है ये सप्लाई डिपेंड करेगा प्रीवियस ईयर के जो कमोडिटी की प्राइस है, ये प्राइस क्या है इस पर ही निर्भर करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि कॉबवेब थ्योरम बेस करता है टाइम लैग बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। अब ये कॉबवेब थ्योरम बेस करता है कि किस तरह से टाइम लैग लग सकता है। टाइम लैग का मीनिंग यही है कि सप्लाई को बढ़ाना है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए एक टाइम पीरियड के अंदर ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लिया जाएगा और इसको टाइम लग सकता है ये प्रोड्यूस होने में, क्योंकि ये नेचुरली प्रोडक्ट होते हैं। और ये डिमांड है, ये डिमांड यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट जो कमोडिटी के जो प्राइस है इस पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड जिस तरह से बढ़ेगी उस तरह से सप्लाई नहीं बढ़ेगा। सप्लाई बढ़ाने में ये टाइम लग सकता है, इसलिए ये टाइम लैग कॉन्सेप्ट को ये इस थ्योरी के अंदर इम्पोर्टेंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डिमांड डिपेंड ऑन प्राइस ऑफ करंट ईयर। जो डिमांड है ये डिमांड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है प्राइस क्या है करंट ईयर के अंदर उस कमोडिटी की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सप्लाई डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। जो सप्लाई आज के डेट में बढ़ने वाले हैं, जो प्रोडक्शन लिए जाएंगे, सप्लाई होगा, ये डिपेंड करेगा प्रीवियस ईयर के अंदर जो कमोडिटी की प्राइस क्या है इस पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द प्रोडक्शन इज द नेक्स्ट टाइम पीरियड इज गवर्न बाय द करेंट प्राइस ऑफ कमोडिटी। जो यहाँ पे प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर के लिए जाएंगे ये डिपेंड करेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्या प्राइस थे उस पे ही डिपेंड करेगी ये प्राइस, उस कमोडिटी क्या होगी और उस पे ही नेक्स्ट ईयर में ये प्रोडक्शन लिया जाएगा। और लास्ट जो यहाँ पे जो अजम्पशन लिए गए हैं वो कहता है प्रोडक्शन कांट बी चेंज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वन फुल पीरियड। जहाँ पे प्रोडक्शन जो है ये प्रोडक्शन एक सप्लाई जो अभी बढ़ने वाला है इस ईयर को ये प्रेजेंट करेगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्या उस कमोडिटी की प्राइस थी, इस पे ही डिपेंड है नेक्स्ट ईयर में होने वाले प्रोडक्शन को। जो ऐसे टाइम पीरियड के अंदर होने वाले जो चेंजेस है ये चेंजेस कोई भी नहीं कर पाएगा। जो एक टाइम पीरियड है ये टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद ही नेक्स्ट टाइम पीरियड के अंदर ये प्रोडक्शन की चेंजेस हो सकते हैं, बट ये करंट ईयर में होने वाले सप्लाई में चेंजेस नहीं होंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है कॉबवेब डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स से। हम कहीं इसको 3 यहाँ पे सिचुएशन के साथ साथ यहाँ पे कॉबवेब थ्योरम यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जो फर्स्टली है कंटिन्यूस कॉबवेब, सेकेंड कन्वर्जेंट कॉबवेब, थर्ड डाइवर्जेंट कॉबवेब। इस तरह से नाम में ही हमें उसका मीनिंग पता चलता है। जो कंटिन्यूस है, जो कंटिन्यूस यही कहता है कि जो सर्कर है ये सर्कर ये एक ही कंडीशन के अंदर जितना उसका डिमांड है उतना ही उसका सप्लाई है, यही एक ही अराउंड ये कंडीशन यहाँ पे सिचुएशन दिखाई देती है। जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इक्वल होती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जितना डिमांड बढ़ेगा उतना ही उसका सप्लाई बढ़ेगा, उतना उसकी सर्कुलेशन मार्केट के अंदर दिखाई देती है। जो फ्लक्चुएशन उसके साथ साथ दिखाई देगी। जो सेकेंड है ये सेकेंड कन्वर्जन को यही प्रेजेंट करता है कि जहाँ पे जो डिमांड है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है, या हम कहें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जो यहाँ पे सप्लाई इस कंडीशन के अंदर कम होने की वजह से ही
होता क्या है कि सिचुएशन जो इम्बैलेंस कंडीशन के अंदर साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है, और जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ उसके पास आने की कोशिश यहाँ पे करती है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो डिमांड ज़्यादा होने की वजह से ही क्या होता है, उसकी प्राइस बढ़ती है। सिचुएशन एक अलग तरीके की यहाँ पे क्रिएट होती है, और ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ यहाँ पे कन्वर्जेंट किया जाता है सिचुएशन को, जो यहाँ पे बैलेंस नहीं होती है, बट यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसके पास आने की कोशिश कन्वर्जन के द्वारा की जाती है। जो थर्ड यहाँ पे हमें यही प्रेजेंट करता है कि किस तरह से यहाँ पे डिमांड कम है या सप्लाई ज़्यादा है, या हम कहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस दैन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिमांड ज़्यादा नहीं होने की वजह से सप्लाई ज़्यादा है, तो इसकी वजह से उसकी प्राइस कम होती है, और डिमांड नहीं होने की वजह से ये मार्केट के अंदर जो जो प्रोडक्शन है ये उसको यहाँ पे बाय नहीं होने की वजह से यहाँ पे मार्केट डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ दिखाई देता है। जो यहाँ पे सर्कल यहाँ पे बैलेंस के साथ साथ इम्बैलेंस में किस तरह से घूमता हुआ दिखाई देता है, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ लंबा दूर जाने की कोशिश यहाँ पे इस डाइवर्जन कंडीशन के साथ दिखाई देती है। तो ये हम समझे कि तीनों जो मेथड है, या हम कहीं ये सिचुएशन हमें क्रिएट करती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं इनमें चेंज होने की वजह से प्रोडक्शन भी चेंज होगा, और ये डिपेंड करता है टाइम लाइक कंडीशन की वजह से। जो इन शॉर्टली ये टाइम लाइक ये कॉन्सेप्ट हो इम्पोर्टेंट या फोकस किया गया दिखाई देता है, जो बेस करेगा मॉडल इस कंडीशन के अंदर। और ये एक्सप्लेन जो किए गए हैं, इसमें फर्स्टली हम और भी डीपली इसे समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस जो कॉब वेब है, ये कॉब वेब सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होने की वजह से हमें क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं और किस तरह से इसके सॉल्यूशन भी पता चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कंटिन्यूस ये इंडिकेशन करता है जो फ्लक्चुएशन है प्राइस और आउटपुट के, जो कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं। ये सेम डायरेक्शन में होंगे और सेम लेवल में यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों को एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, जो ना डिमांड ज़्यादा होता है ना सप्लाई ज़्यादा होता है। तो ये फ्लक्चुएशन मार्केट के अंदर प्राइस और आउटपुट को लेके कंटिन्यूस रिपीट सेम डायरेक्शन में करते हैं। इसकी वजह से ही ये सिचुएशन यहाँ पे बैलेंस कंडीशन दिखाई देती है। तो हम कहें कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ इक्वली वर्क करती है, तो हम इसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मानते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम समझे कि जहाँ पे जो वीट है, ये वीट का प्रोडक्शन जितना लिया जाएगा उसके जितने प्राइस होंगे, ये दोनों एक दूसरे को एक इक्वली ट्रीट करते हैं, और उसकी वजह से ये बैलेंस कंडीशन दिखाई देता है। इस डायग्राम के साथ हम और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह से कंटिन्यूस कॉब वेव वर्क करता है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस हमने इंडिकेट किए हैं। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को ये पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ही हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होता है। बट हम मान लेते हैं कि अगर हमारा जो डिमांड और सप्लाई ये इक्वल या बैलेंस कंडीशन में है, बट यहाँ पे अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, तो प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो ये प्रोडक्शन बी से सी की तरफ बढ़ता है, और ये बैलेंस कंडीशन से इम्बैलेंस कंडीशन में क्रिएट होता हुआ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। अब इस कंडीशन के अंदर बी से सी तक जाने की कंडीशन, यहाँ पे डिमांड यहाँ पे कम है, सप्लाई ज़्यादा है, ये सिचुएशन को क्रिएट करता है। बट अगर बी और सी ये कंडीशन बताती है कि अगर बैलेंस कंडीशन को करने के लिए ये सिचुएशन किस तरह से एक दूसरे को किस तरह से इक्वली ट्रीट करती है, तो ये एग्जांपल हमें पता चलता है। जब यहाँ पे बी से सी तक जाती है तो प्राइस P1 होती है, और जो आउटपुट है ये आउटपुट Q1 से Q2 तक जाता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे हमारा आउटपुट जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बी सी इतनी बड़ी हुई दिखाई देती है। बट अब यहाँ पे जब सप्लाई बढ़ा है, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से यहाँ पे डिमांड नहीं होने की वजह से प्राइस कम हो जाती है। तो यहाँ पे प्राइस सी डी से नीचे आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट अब यहाँ पे ओ Q2 इतना है, बट उसके प्राइस अब घट गए हैं, प्राइस अब हमारे P2 तक आ गए हैं। बट अब जहाँ यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से यहाँ पे प्राइस कम है, प्राइस P2 है, तो हमारा आउटपुट Q2 है। प्राइस घटने की वजह से प्रोडक्शन भी कम लिया जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन AD इतना कम होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे प्रोडक्शन Q2 से Q1
1 इतना लिया जाता है। जो ई कंडीशन जो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, बट अब हम कंडीशन हमारा आउटपुट यहाँ पे Q1 हुआ है क्योंकि प्राइस कम होने की वजह से प्रोडक्शन कम लिया गया, और यहाँ पे अब कंडीशन में हमारा टोटल आउटपुट यहाँ पे OQ1 है और हमारी प्राइस अब यहाँ पे P2 है। इसी कंडीशन को जब हम देखें कि अब यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी और यहाँ पे जब प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से अब डिमांड बढ़ेगी, तो अब डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे उसकी प्राइस बढ़ेगी। सप्लाई कम है तो यहाँ पे डिमांड, अब हमारी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो अब हमारा जो डिमांड है ये A B से और ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। तो अब हमारी प्राइस P2 से P1 और भी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब हमारी आउटपुट OQ1 से हमारी प्राइस OP1 इतनी हुई है। तो इसी सर्कल यहाँ पे ये कंटिन्यूसली वर्क कर पाएगा। यहाँ पे BC CD AD AB इसी कंडीशन है कि राउंड टू राउंड यहाँ पे ये सर्कल घूमता हुआ दिखाई देता है, जो यहाँ पे सेम लेवल कंडीशन यहाँ पे रिपीट एंड रिपीट करता हुआ दिखाई देता है। जो फ्लक्चुएशन है प्राइस और आउटपुट को लेके ये कंटिन्यूसली रिपीट करती हुई दिखाई देते हैं, जिसे कंटिन्यूस कर्व वेव कहा जाता है। इसमें क्लियरली हमें पता चलता है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये इक्वली ट्रीट करता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इस तरह से कंटिन्यूस कर्व वेव प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इस तरह से हम देखें, जो सेकेंड यहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट करती है वो है कन्वर्जेंट कर्व वेव। जो कन्वर्जेंट कर्व वेव है ये कंडीशन हमें यही कहती है कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये लेस दैन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिस तरह से प्राइस में जो चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पे सप्लाई में यहाँ पे इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई देता है। जहाँ पे डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है बट यहाँ पे सप्लाई कम है, तो यहाँ पे इसकी वजह से ही यहाँ पे जो इक्वली ट्रीट नहीं होने की वजह से ही यहाँ पे जो कन्वर्जन कर्व वेव है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ अंदर की तरफ घूमता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पे सप्लाई यहाँ पे कम है और प्राइस यहाँ पे उस कमोडिटी की बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और प्राइस इसका जो अप्रोच है ये यहाँ पे बढ़ता ही जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस कंडीशन में हम देखें कि यहाँ पे जो बैलेंस जो सिचुएशन है, बैलेंस तो नहीं है बट यहाँ पे जो क्लोजली यहाँ पे जो लेवल है ये लेवल इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ कंडीशन के अंदर आती हुई लेवल दिखाई देती है, बट यहाँ पे क्लोजली होती हुई दिखाई देती है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को टच करती हुई नहीं दिखाई देती है। तो यहाँ पे हम यही समझेंगे कि किस तरह से यहाँ पे जो डिमांड है ये डिमांड बढ़ी हुई है बट उसको सप्लाई यहाँ पे कम बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जहाँ पे मीट हो, चिकन हो या मटन हो, इसकी जब डिमांड बढ़ती है तो उसकी डिमांड जब बढ़ेगी तो उसकी यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी, बट यहाँ पे प्राइस बढ़ेगी तो यहाँ पे उसका प्रोडक्शन यहाँ पे उसी समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक किसी भी टाइम पीरियड के अंदर जब प्रोडक्शन लेना है तो ये कम से कम यहाँ पे 6 साल का यहाँ पे टाइम पीरियड लग सकता है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्शन को लेने की वजह से जितनी पॉपुलेशन जितनी उस कंट्री की ज़्यादा होती है उस सिचुएशन को देख के यहाँ पे प्रोडक्शन ये स्प्रेड होने में और उसकी सप्लाई यहाँ पे बढ़ने में टाइम लग सकता है। क्योंकि इस कंडीशन को जब डिमांड सडनली जब बढ़ जाती है तब यहाँ पे सप्लाई उसी स्विच से यहाँ पे ये वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन लेने में उसका प्रोडक्शन बढ़ने में ये टाइम लग सकता है। और इसकी वजह से ही ये जो डिफरेंस है यही डिफरेंस यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पे लेस है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये ज़्यादा है। जो इसका इम्पैक्ट यहाँ पे जो लेवल है ये लेवल इक्विलिब्रियम कंडीशन के नज़दीक आती हुई दिखाई देते हैं। जो अंदर की तरफ घूमता हुआ ये लेवल सर्कल यहाँ पे दिखाई देता है। तो यही सिचुएशन को हम डायग्राम के साथ जो और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जो कहता है कि कन्वर्जेंट कर्व वेव को प्रेजेंट करने के लिए डायग्राम के अंदर एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी, वाई एक्सेस पे प्राइस, जो डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को जी ये पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट होता है, जहाँ पे हमारी क्वांटिटी डिसाइड होती है Q1 और हमारी प्राइस होती है P1। इसी कंडीशन के साथ साथ अगर हम समझे कि हमारी जब डिमांड सडनली अगर बढ़ती है और हम अगर मानते हैं कि हम अब यहाँ पे इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर नहीं है और हमें इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के पास अगर जाना है, तो हमारी जो पाथ हमारा स्टार्ट होगा ए पॉइंट के साथ। जो सप्लाई यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है ये ए पॉइंट से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। यहाँ पे
हम यहाँ पे सप्लाई को जिस तरह से डिमांड बढ़ी है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है क्योंकि डिमांड यहाँ पे सडनली बढ़ी हुई दिखाई देती है। तो हमारा पाथ यहाँ पे ए पॉइंट के साथ जाता हुआ, जब डिमांड बढ़ी है क्योंकि हमारा सप्लाई कम है, तो हमारा सप्लाई अब यहाँ पे Q2 यहाँ पे ए पॉइंट को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देते हैं और हमारी प्राइस P2 ये प्रेजेंट करती है। बट यहाँ पे डिमांड बढ़ी है तो उसकी वजह से उसकी जो स्टोरेज है, जो सप्लाई का कम होने की वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई। अब उसकी प्राइस बढ़ी है P3 तक। तो हमारा Q2 ये जो सप्लाई है, जो प्रोडक्शन है, उस पे आउटपुट पे हमारा प्राइस अब यहाँ पे OP3 तक गया हुआ। बट यहाँ पे जो फार्मर है, ये जो प्रोडक्शन लेने वाले हैं, ये अब इंडिकेट करते हैं कि अब इसकी और भी प्राइस बढ़ती है तो इसका प्रोडक्शन और भी बढ़ा दिया जाता है। तो ये प्रोडक्शन बढ़ा देने की वजह से अब यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे BC इतना लार्ज स्केल में किया जाता है। अब यहाँ पे लार्ज स्केल्स पे BC इतना हमारा प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से अब हमारी प्राइस यहाँ पे Q3 इतनी हो जाती है क्योंकि हमारा जितना सप्लाई जितना बड़ा है उसको डिमांड नहीं ही उतनी मिल पाती। तो इसकी वजह से हमारा आउटपुट अब यहाँ पे Q3 है और ये हमारी प्राइस P3 है। इसी प्राइस पे अब डिमांड फुलफिल नहीं होने की वजह से यहाँ पे उसकी प्राइस घट जाती है। उसकी प्राइस अब यहाँ पे CD से नीचे घिसरती हुई यहाँ पे प्राइस P2 हो जाती है। अब जब प्राइस कम होगी तो यहाँ पे फार्मर यहाँ पे अपना प्रोडक्शन कम लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन हमारा कम लिया जाएगा जो इंडिकेट करेगा ED से आगे जाता हुआ, जो यहाँ पे E कंडीशन को प्रेजेंट करेगा। आउटपुट कम होने की वजह से अब उसकी प्राइस P2 हुई है और उसका आउटपुट Q4 इस तरह से कंडीशन में अंदर दिखाई देता है। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। प्राइस अब EF से ऊपर जाती हुई जो आउटपुट है उसी आउटपुट Q4 पे अब हमारी प्राइस अब F कंडीशन के अंदर जो पॉइंट इंडिकेट करेगा हमारी प्राइस OP4 हमारी प्राइस इस कंडीशन के अंदर हो गई। फिर इस तरह से अंदर की तरफ जाता हुआ ये सर्कल जहाँ पे क्रिएट करता है कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई इन दोनों को बैलेंस करने के अंदर जब ये डिमांड हाईली बढ़ी है और यहाँ पे सप्लाई हम कम पड़ रहे हैं, तो इसी कंडीशन के अंदर हम कह पाएंगे कि यहाँ पे कन्वर्जन कॉबवेब ये कंडीशन हमें यही एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे डिमांड चेस करने के लिए सप्लाई किस तरह से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और ये कंडीशन इंटरनली क्रिएट होती है जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के क्रॉस करने की या हम कहें मिलने की कोशिश करती है, जो G पॉइंट इस कंडीशन में मिल पाएगी, जो यही कंडीशन आगे F पॉइंट से आगे जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरह से कन्वर्जन कॉबवेब ये कंडीशन हमें यही कहती है कि यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ग्रेटर देन है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से, जो एक्सप्लेन करता है कि जिस तरह से यहाँ पे इंक्रीज किया गया है डिमांड, उसको प्राइस जो अब मिल पाई है इस पे ही हमारा सप्लाई बढ़ पाएगा, जो पॉजिटिवली यहाँ पे इंडिकेट करता है फार्मर को कि अब यहाँ पे हाईली प्रॉफिट मिलने की कोशिश होने की वजह से ही फार्मर को अब प्रोडक्शन ज़्यादा करने की नौबत आएगी और ये उसकी अपॉर्चुनिटी है कि ये अब प्रॉफिट ले पाए। इसी कंडीशन को हम कन्वर्जन कॉबवेब में प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि यहाँ पे डाइवर्जेंट कॉबवेब ये जो हमारी कंडीशन है ये थर्ड कंडीशन मानी जाती है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ये ग्रेटर देन होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो यहाँ पे हम माने कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो यहाँ पे लार्ज स्केल में सप्लाई हुआ दिखाई देता है और एक्सपेंशन माना जाता है सप्लाई का, जो ओवरडोज माना जाएगा, जिसको डिमांड कम है या कम ना के बराबर हो सकता है और इसके वजह से फार्मर को यहाँ पे अपना शटर बंद करने की भी कोशिश हो सकती है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन को अगर कोई डिमांड ही नहीं होगा तो वो उसका प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। और मोस्ट ऑफ यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते हैं अपना यहाँ पे दुकान बंद करने की कोशिश या हम कहें उनका प्रोडक्शन बंद करने की कोई नौबत आ सकती है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन टोटली क्लोज होने की कतार में होता हुआ दिखाई देता है। इस कंडीशन को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हम पाएंगे कि किस तरह से प्राइस में चेंज होते हैं तो सप्लाई में भी चेंज होगा, और ये मोर देन यहाँ पे जो डिमांड में चेंजेस होने से यहाँ पे
कम होता है और सप्लाई और भी बेहतर तरीके से बढ़ जाता है, क्योंकि इसका इंडिकेशन या हम कहें प्रेडिक्ट नहीं करने की वजह से कि मार्केट के अंदर एग्जैक्टली क्या हो पा रहा है, ये प्रोडक्शन लेने वाले प्रोड्यूसर को पता नहीं चलता है और वो लगातार प्रोडक्शन लिया जाता है और उस पर होने वाली डिमांड को यहाँ पे एनालाइज नहीं करने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट होती है। जिस तरह से हमने कन्वर्जन को एक्सप्लेन किया था उसका एग्जांपल के साथ कि किस तरह से यहाँ पे चिकन, मटन, मीट को यहाँ पे प्रोडक्शन लिया जाता है और उसके वजह से उसको यहाँ पे बढ़ती हुई डिमांड को यहाँ पे सप्लाई चेस करता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पे अब यहाँ पे डिमांड कम है बट यहाँ पे सप्लाई और ओवरडोज हुआ गया है। यहाँ पे हम देखें कि जब प्राइस घटती है तो ये प्राइस घटती है इंडिकेशन मार्केट से नहीं मिल पाती है सही टाइम पीरियड के अंदर, तो यहाँ पे प्रोडक्शन घटता हुआ दिखाई देता है। जो लैग है टाइम पीरियड, यहाँ पे एक घटता हुआ टाइम लग सकता है। इस तरह से हम देखें जो डाइवर्जन कॉबवेब है ये हमें यही कहने की कोशिश करता है कि जब यहाँ पे प्राइस यहाँ पे कम होते हैं या हम उसमें चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे सप्लाई में भी चेंज होता है, उसको भी यहाँ पे जब प्राइस घटते हैं उसके वजह से ही यहाँ पे सप्लाई कम होता हुआ दिखाई देता है और ये जो चेंजेस होते हैं ये डिमांड से यहाँ पे ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो प्राइस और सप्लाई के अंदर डिमांड में इसका कोई भी इफेक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता हुआ दिखाई देता है और इसकी वजह से ही यहाँ पे हम देखें जो प्राइस और सप्लाई है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे मूव अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि किस तरह से डिमांड यहाँ पे सप्लाई को यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं करने की वजह से यहाँ पे जो डिमांड है ये डिक्लेन करती है और उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस घटते हैं और प्राइस घटने की वजह से यहाँ पे सप्लाई को यहाँ पे इंडिकेशन नहीं मिलने की वजह से सप्लाई यहाँ पे वर्क करना या हम कहें उस पे मार्केट के अंदर होने वाले सिचुएशन को यहाँ पे समझने में टाइम लग सकता है और उसकी वजह से ही यहाँ पे निगेटिवली जो रिज़ल्ट होता है ये रिज़ल्ट यहाँ पे सप्लाई को मिलने में लेट होता है और इसके वजह से ही यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होता है और डिमांड कम होने की वजह से ही यहाँ पे डाइवर्जन कॉबवेब कंडीशन क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। इस डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे कि इस तरह से डाइवर्जन का मतलब यही होता है कि उस पाथ से हम दूर जाना जहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन है और उससे यहाँ पे आउटपुट और प्राइस की वजह से यहाँ पे डिक्लाइन करती है और यहाँ पे डिमांड यहाँ पे कम होती है और सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से जो पाथ है ये पाथ दूर जाने की वजह यहाँ पे डाइवर्जन कॉबवेब यहाँ पे प्रेजेंट करता है। जहाँ पे हम एक्चुअल कंडीशन हमारी यहाँ पे एफ कंडीशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन चाहिए जहाँ पे हमारा प्राइस P1 और हमारा आउटपुट Q1 इंडिकेट करना चाहिए। बट अगर हम मान लेते हैं कि हम अब सिचुएशन अब एक कंडीशन के साथ साथ हम यहाँ पे है और हमारी सिचुएशन एक कंडीशन पे है तो हमारा आउटपुट Q2 है तो हमारी प्राइस P2 है। तो इस कंडीशन के साथ साथ हम देखें कि अब हमें प्रोडक्शन अगर लेना है तो प्रोडक्शन यहाँ पे फार्मर या प्रोडक्शन लेने वाले प्रोड्यूसर यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। प्रोडक्शन यहाँ पे A B तक यहाँ पे जाता हुआ जो यहाँ पे A से B तक जाता हुआ यहाँ पे प्रोडक्शन Q2 से Q3 तक जाता हुआ दिखाई देता है और उसकी वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम है। उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड यहाँ पे नहीं होने की वजह से सप्लाई की प्राइस जो आउटपुट है उसकी प्राइस घटती है। उसकी प्राइस अब यहाँ पे C पॉइंट को यहाँ इंडिकेट करेंगे। अब हमारा आउटपुट यहाँ पे Q3 तक है बट हमारी प्राइस यहाँ पे P3 यहाँ पे इंडिकेट करती है। बट इसी कंडीशन को आगे जाते हुए दिखाई देंगे कि किस तरह से अब यहाँ पे प्राइस कम होने की वजह से जो फार्मर है फार्मर अब सोचते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन लेना और भी कम लेने की ज़रूरत है और यहाँ पे और प्रोडक्शन कम लेने की वजह बन जाती है। अब यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे Q3 से अब यहाँ पे Q4 तक लिया जाता है और इसकी वजह से अब प्राइस यहाँ पे Q4 को भी उतना ही P3 इंडिकेट करती है। फिर इस कंडीशन के अंदर फिर यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि अब आउटपुट ही हमारा कम है। तो अब यहाँ पे आउटपुट हमारा Q4 पे हमारी प्राइस P4 यहाँ पे इंडिकेट करती है। फिर यहाँ पे उसके बाद फिर यहाँ पे फार्मर या प्रोडक्शन लेने वाले प्रोड्यूसर अब यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से सप्लाई को या हम बढ़ती हुई प्राइस को लेके अब यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते हैं और ई पॉइंट से आगे जाता हुआ दिखाई देता है। यही सर्कल हमें इंडिकेट करता है कि किस तरह से हम अपने मेन पाथ जो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन जो एफ है इससे भटकते हुए हम आउटपुट और प्राइस को लेके जब डिमांड हम उसको फुलफ़िल नहीं करते हैं क्योंकि हम डिमांड को चेस कर रहे हैं। सप्लाई यहाँ पे इस तरह से बढ़ जाता है कि जहाँ पे डिमांड बढ़ती कम है बट यहाँ पे आउटपुट ज़्यादा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे बढ़ती हुई सप्लाई यही इंडिकेट करती है आउटपुट और प्राइस यहाँ पे आउटपुट
प्राइस यहाँ पे डाइवर्जन कॉवेव को क्रिएट करने में यहाँ पे लगातार हम अपना पाथ को भटकते हुए हम पाथ ई से डायरेक्शन से आगे जाते हुआ हमारा और भी यहाँ पे आउटपुट ले सकते हैं। तो हम समझे कि यहाँ पे डाइवर्जन कॉवेव में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे कम है और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा है, आउटपुट ज़्यादा है, डिमांड कम है। उसकी वजह से ही हम अपने पाथ को भटकते हुए हम और भी बेहतर यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे लेने की कोशिश करते हैं आउटपुट की, क्योंकि हम इंडिकेशन ही हमें नहीं मिल पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर किस तरह की सिचुएशन है, मार्केट के अंदर क्या डिमांड है और मार्केट किस आउटपुट को यहाँ पे डिमांड कर पा रहा है। इसको हम नहीं समझने की वजह से हम डाइवर्जेंट कॉवेव को इस कंडीशन में फंस जाते हुए इस सिचुएशन क्रिएट करती हुई दिखाई देती है। कॉवेव थ्योरम को यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे उनका बेस ही यहाँ पे कुछ अजम्पशन को लेके हमें दिखाई देता है। बट यहाँ पे क्रिटिस भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है, जो कई यहाँ पे जो अजम्पशन है अनरियलिस्टिक लगते हैं। इसमें फर्स्ट है जो अनरियलिस्टिक लगता है, जो माना गया है, अज्यूम किया गया था, परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट के अंदर सभी यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है और यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है या हम कहें जो कंज्यूमर है, इनको मार्केट के अंदर सभी तरीके की यहाँ पे नॉलेज है, जो यहाँ पे अनरियलिस्टिक लगता है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर नहीं हो पाते हैं। सेकेंड है अज्यूम किया गया है प्रोडक्शन इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड इज गवर्न बाय द करंट प्राइस ऑफ कमोडिटी। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्राइस फैक्टर को यहाँ पे इंपॉर्टेंट माना गया है, जहाँ पे जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर की चॉइस, डिमांड, यहाँ पे जो प्रेफरेंस होते हैं, उसकी टेस्ट, उसका जो फैशन है, कई यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर को यहाँ पे टोटली इग्नोर किया गया। सिर्फ यहाँ पे प्राइस को इम्पोर्टेंट देके इस कॉन्सेप्ट को फोकस करता हुआ दिखाई देता है, जो अनरियलिस्टिक लगते हैं। सिर्फ प्राइस यहाँ पे मैटर नहीं कर पाती, अदर भी फैक्टर होते हैं जो इग्नोर किए गए हैं। थर्ड पॉइंट कहता है कि अज्यूम किया गया है फीचर्स प्रोडक्शन डिपेंड ऑन करंट प्राइस। यहाँ पे जो डिपेंड किए गए हैं, जो प्रेडिक्ट किए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो यहाँ पे प्राइस होगी, ये प्राइस यहाँ पे इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाना है या घटाना है, जो अनरियलिस्टिक लगता है। जहाँ पे यहाँ तो एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे सिचुएशन को लेके ही यहाँ पे डिमांड और सप्लाई यहाँ पे बढ़ती हुई या चेंज होती हुई दिखाई देती है, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। जहाँ पे यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो सिचुएशन होगी उस पर ही डिपेंड होगा फ्यूचर में प्रोडक्शन क्या लेंगे और नहीं लेंगे, तो ये टोटली रॉन्ग माना जाता है। नेक्स्ट माना जाता है दिस इज़ अ नॉट अ स्ट्रिक्टली बिजनेस साइकिल थ्योरम, इट इज़ अ कंसर्न ओनली विद द फार्मिंग सेक्टर। यहाँ पे कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इसे बिजनेस साइकिल मानते हैं, बट कई इकोनॉमिक्स यहाँ पे इसे क्रिटिसाइज करते हुए एक जो एग्रीकल्चर सेक्टर भी यहाँ पे इकोनॉमी जो बिजनेस साइकिल को यहाँ पे इम्पैक्ट करता है, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही मिलता है, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पे बिजनेस साइकिल यहाँ पे टोटली यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को नहीं माना जाता, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बिजनेस साइकिल के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं माना जाता, ये ना ही इसे इंक्लूड किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस थ्योरी में हम समझे कि एक सिंपल लैंग्वेज में कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो फार्मिंग सेक्टर होते हैं, इसको होने वाले जो फ्लक्चुएशन है, इसके बारे में स्टडी करने की कोशिश ये थ्योरम कर दी है, ना कि ये बिजनेस साइकिल के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पे अज्यूम किया गया है जो प्रोडक्शन है कांट बी चेंज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द वन फुल पीरियड। ये माना जाता है कि जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, जो एक टाइम पीरियड के अंदर जो प्रीवियस ईयर का जो सिचुएशन था, यही फ्यूचर के अंदर होने वाला, नेक्स्ट ईयर में होने वाला जो प्रोडक्शन है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। अगर सडनली कोई भी यहाँ पे चेंजेस डिमांड सप्लाई में कुछ होगा तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो हालात होते हैं डिमांड और सप्लाई के, ये उस सिचुएशन को ही यहाँ पे रिलेट करेंगे और इससे ही चेंज होते हैं, ना कि एक फिक्स ऐसी यहाँ पे टाइम पीरियड के अंदर नहीं माना पाएगा। तो एक्सपायरी ऑफ द वन फुल पीरियड के अंदर ये सिचुएशन टोटली रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है दिस थ्योरी इज एक्सप्लेन ओनली अबाउट द फ्लक्चुएशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर।
ये थ्योरी बेस करती है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्लक्चुएशन किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होते हैं, इसको ही यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को लेके यहाँ पे किसी भी कंट्री की जो बिजनेस साइकिल है या हम कहें इकोनॉमी को यहाँ पे स्टडी नहीं कर पाएंगे। या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होते हैं, इनको भी देखना होगा। कई ऐसे सेक्टर है उनका स्टडी यहाँ पे किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लेन करके किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही यहाँ पे सोचा गया है और अदर यहाँ पे जो प्रोडक्ट है इसके बारे में नहीं सोचने की वजह से ये कई यहाँ पे कमी यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर दिखाई देती है, जो यहाँ पे वीक पॉइंट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है कि अज्यूम किया गया है सप्लाई डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। जो सप्लाई है ये सप्लाई डिपेंड करेगा फ्यूचर के अंदर क्या प्रीवियस ईयर की जो प्राइस थी कमोडिटी की क्या होगी, उस पर ही उसका प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। ये टोटली रॉन्ग माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कहा जाता है अज्यूम किया गया था डिमांड डिपेंड ऑन द प्राइस ऑफ करंट ईयर। जो डिमांड है ये डिमांड उस सिचुएशन को यहाँ पे प्रेजेंट करेगी कि अब के टाइम पीरियड के अंदर उसकी क्या प्राइस है, ये उसकी डिमांड पे डिपेंड करती है, जो टोटली रॉन्ग माना जाता है कि डिमांड के कई यहाँ पे जो अदर फैक्टर होते हैं जो प्राइस को लेके ही नहीं यहाँ पे डिमांड किए जाते हैं। कंज्यूमर के कई यहाँ पे चॉइसेस होते हैं, उसके जो प्रेफरेंस होते हैं, टेस्ट होते हैं, ये भी मायने रखते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्राइस को लेके यहाँ पे प्रेडिक्ट करना डिमांड को यहाँ पे सही साबित नहीं होगा। और जो लास्ट कहता है यहाँ पे जो कंटिन्यूस और डाइवर्जेंट कॉवेव जो फंक्शन है ये यहाँ पे रियल वर्ल्ड में यहाँ पे दिखा नहीं जाता है। क्योंकि एक ही कंडीशन के अंदर किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है ये सर्कल के सर्कल जो एक ही लेवल में घूमती हुई नहीं दिखाई देती, ना ही किसी भी यहाँ पे एक ऐसा पाथ जहाँ पे भटक जाता है फिर उसके बाद कोई भी यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ बहुत लंबा यहाँ पे सफ़र यहाँ पे जो डिफरेंस यहाँ पे दिखाई देता है लेवल का, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि आउटपुट और प्राइस को लेके प्रेडिक्ट करना कि उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसका पाथ दूर तक जाता है, क्योंकि उसका जो सप्लाई और डिमांड है इनमें होने वाले जो डिफरेंस है ये और भी बेहतर तरीके से बढ़ते हैं और उसके वजह से ही डाइवर्जन कंडीशन कॉवेव में आते हैं। ना कि यहाँ पे कंटिन्यूस जो डिमांड और सप्लाई एक दोनों एक ही समय के अंदर यहाँ पे वर्क कर पाएंगे और जितना डिमांड है उसको ही उतना सप्लाई यहाँ पे डिमांड को सप्लाई मिल पाएगा उतना। ऐसी सिचुएशन ये एक्यूरेट कंडीशन नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस और डाइवर्जन कॉवेव ये नॉट फाउंड इन रियल वर्ल्ड। तो इस तरह से इस थ्योरी के कई यहाँ पे ऐसे अजम्पशन थे कि उस पर कई इकोनॉमिस्ट इस पर क्रिटिक्स करते हुए दिखाई देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।